नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान की सियासत में अब नया ट्विस्ट आ गया है। विधानसभा सत्र से पहले राहुल ने सुलह का फॉर्मूला तैयार किया है। आपको बताएंगे कि क्या है राहुल गांधी का वो फॉर्मूला। इसके अलावा बात करेंगे बाढ़, बारिश के कोहराम की और कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार की। लेकिन देश तक की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करते हैं। आपको बताते चलें, रिया से ईडी ने पूछताछ की है। लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। करीब 8 घंटे से रिया से ईडी सवाल जवाब कर रही है। आपको बता दें, इसके पहले भी काफी लंबी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है और अब एक बार फिर से खबर आ रही है। 8 घंटे ये लंबी पूछताछ, कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश इस वक्त ईडी की ओर से दी जा रही है। 8 घंटे से ये पूछताछ लगातार जारी है। दरअसल रिया के 2017-18 और 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में उनकी आय एक जैसी ही करीब 18 लाख है। इसके अलावा दोनों सालों में अन्य कमाई करीब 1.25 लाख है और 2.25 लाख। लेकिन इन 2 सालों में रिया की संपत्ति करीब 96,000 से 9 लाख तक पहुंच जाती है। आखिर ये कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश ईडी की इस वक्त की बड़ी टीम कर रही है। रिया को इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। रिया ने 2017-18 के दौरान कुछ कंपनियों में करीब 34 लाख के शेयर भी खरीदे, जबकि इस दौरान उनकी सालाना आय सिर्फ 18 लाख थी। ये कैसे हुआ, इसका भी जवाब जानने की कोशिश कर रही है 15 करोड़ के। लेकिन मामले में ईडी को ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 15 करोड़ का जो मामला बार बार रिया चक्रवर्ती के सामने आ रहा है, उस पर ईडी को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। वहीं 2018-19 की बात करें तो शेयरों में निवेश 34 लाख से बढ़कर 42 लाख तक पहुंच गया। तो ये तमाम वो बैंक खाते जिसको लेकर बार बार रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। सुशांत का परिवार सीधे सीधे रिया पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं ईडी कर रही है भारी लेन देन के मामले में पूछताछ। लेकिन 15 करोड़ मामले में ईडी को नहीं मिले हैं कोई ठोस सबूत। इस वक्त यही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन सुशांत सिंह की मौत की जांच, रिया और सुशांत के परिवार के दावों के बीच करीब साल भर पुराना एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुशांत अपने बांद्रा वाले घर पर परिवार के साथ बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। रिया के परिवार के दावों के उलट वीडियो कुछ और ही कह रहा है। दरअसल यहां पर सुशांत अपनी बहन और बहनोई के साथ पूजा अर्चना करते हुए, शिव भक्ति करते हुए, महामृत्युंजय का जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों की इस नई पहेली और इस वीडियो के मतलब और मायने क्या हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। पूजा पाठ में लीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का ये वीडियो पिछले साल 9 अप्रैल का है। साथ में बहन प्रियंका, सुशांत के बहनोई और परिवार के करीबी लोग भी हैं। पीछे मंत्र पढ़ते पंडितों और भजन मंडली की आवाज सुनाई दे रही है। ये पूजा पाठ सुशांत सिंह के मुंबई के बांद्रा वाले उसी फ्लैट में हुई जहां वो रहते थे। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं थी, बल्कि त्र्यंबकेश्वर से 13 पंडित बुलाए गए थे, जिन्होंने सुशांत के घर पर काल सर्पदोष पूजा की थी, जो करीब 5 घंटे तक चली थी। आज तक ने पूजा कराने वाले एक पंडित से बात भी की। कितने लोग पूजा करने गए थे और कितने लोग शामिल हुए थे? टोटल इसमें 13 पंडित जी थे, है ना। सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा जी, सुशांत जी के। आपको नाम ध्यान होगा कौन सी बहन थी? उनका नाम नहीं होगा, नाम मुझे पता नहीं है ना कौन सी बहन है। अच्छा, आप वीडियो जो डाला है उसमें आप देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने? कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। न वीडियो में न इन पूजा की तस्वीरों में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तस्वीरें भी गवाह हैं और पंडित भी कह रहे हैं कि सुशांत पर तनाव या किसी मानसिक परेशानी की कोई झलक भी नहीं थी। आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान। बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। दरअसल रिया चक्रवर्ती की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि सुशांत अपने घर वालों से दूर थे और उनके ज्यादा करीब।
रिया ने बहनों के प्रति नाराजगी जताने वाले सुशांत के कुछ व्हाट्सएप चैट भी जारी किए थे। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। बल्कि एक पुराने इंटरव्यू में सुशांत ये कहते हुए भी दिख रहे हैं कि वो अपनी बहनों में प्रियंका को सबसे ज्यादा चाहते हैं। प्रियंका ही इस पूजा पाठ में शामिल है। सिर्फ रिया नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार से जुड़े बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी सुशांत के पारिवारिक संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते। लेकिन जो बातें सामने आ रही है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए। लेकिन सुशांत के परिवार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना माने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का माने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर भाई और पिता की एक तस्वीर जारी करके उन आरोपों का जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि सुशांत के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। मुंबई से श्रुति बड़जात्या और पटना से रोहित सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। प्यार वर्सेस परिवार, कौन दूर कौन पास, हर किसी के जहन में यही सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, रिया और सुशांत के परिवार के दावों के बीच सुशांत केस की जांच में लगातार रफ्तार देखी जा रही है। आज सीबीआई भी इस पूरे मामले में एक्शन में दिखाई दी। रिया का बयान दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई है। और आपको यह भी बताते चले, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी ने आज रिया से लगातार पूछताछ की है। 8 घंटे से यह पूछताछ जारी है। कई महत्वपूर्ण सवाल लेन देन को लेकर जो रिया से दागे जा रहे हैं और उनका जवाब लेने की कोशिश कर रही है ईडी। ये रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार सुशांत सिंह केस में सीबीआई की एंट्री भी हो गई। फरीदाबाद में सुशांत की बहन और उन्हीं के घर में ठहरे उनके पिता का बयान दर्ज करने पहुंचे सीबीआई अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर अपनी जांच की शुरुआत कर दी। इधर सीबीआई हरकत में आई और उधर ईडी की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौबिक को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के पिता और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर में पेश हुए। रिया की संपत्ति, कमाई और खर्च की जांच कर रही ईडी उनके इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर चक्कर में पड़ गई है। रिया के 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न आज तक के भी हाथ लगे हैं। रिया के 2017-18 और 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में उनकी आय करीब करीब एक जैसी ही है, लेकिन इन 2 सालों में रिया की संपत्ति करीब 96,000 से 9 लाख पहुंच गई। रिया ने 2017-18 के दौरान कुछ कंपनियों में करीब 34 लाख के शेयर भी खरीदे, जबकि इस दौरान उनकी सालाना आय सिर्फ 18 लाख थी। उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी या फिर मेडिसिन ले रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी पैसा निकला है या निकला होगा वो उनके नॉलेज में होगा। और जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है, मुझे लगता है क्योंकि फिर बुलाया गया है, अगर हर चीज़ पहले क्लियर किया होगा तो फिर नहीं बुलाया जाता। मुझे लगता है कहने की वो ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, वो जांच करके जिसको भी न्याय देना है, जो भी इसमें कल्प्रिट है और जो भी चीज़ होगा वो जरूर बाहर लेके आएगी। जाहिर है रिया की अर्थव्यवस्था के ये पेश ईडी के पल्ले नहीं पड़े, इसीलिए आज उनको पूरे परिवार समेत सीए रितेश शाह की मौजूदगी में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया। रिया और उसके परिवार से किए जा रहे ईडी के सवालों की लिस्ट कुछ ऐसी है। 2 साल में आपने कितना निवेश किया? खार वाले फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट का पैसा कहां से आया? सुशांत के खाते से जो पैसा आपके पास आया वो कहां खर्च किए? आपके 2 खातों में अचानक ज्यादा पैसा कहां से आया? सुशांत के निवेश में क्या आप या आपका परिवार नॉमिनी है? अपनी और अपने भाई की कंपनियों के बारे में जानकारी दीजिए। उधर रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी डालकर एक बार फिर सीबीआई जांच का विरोध किया है,
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश करती है तो उन्होंने मांग की है कि केस मुंबई में चले, बिहार में नहीं। ये तमाम चीजें हम समझते हैं कि जांच का विषय और कॉन्फिडेंशियल ये होता है कि वो कौन सा इशू पे जांच कर रहे हैं, क्या उनको मिला है। हम लोगों ने तो लगातार आग्रह कर रहे हैं कि पूरा देश और पूरा उसके फैंस आग्रह कर रहे हैं कि भाई सीबीआई और ईडी जांच करे, और जांच हो रही है तो हम लोगों को तसल्ली है कि सही चीजें जांच में निकल के बाहर आएगी। कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। मामले से जुड़े सभी पक्षों ने अपने अपने जवाब सौंप दिए हैं। इसमें से रिया और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के विरोध में है। हालांकि केंद्र के आदेश पर सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट को करना है। दिल्ली से संजय शर्मा, अनीशा माथुर और मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। अब देश की सर्वोच्च अदालत पूरे मामले पर क्या कुछ कहती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इन सब के बीच रिया के बहे खाते पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल 2017-18 और 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न में उनकी आय एक जैसी ही करीब 18 लाख है। इसके अलावा दोनों सालों में अन्य कमाई करीब 1.25 लाख। उसके बारे में आपको जल्दी से इस बड़ी स्क्रीन के जरिए हम जानकारी देते हैं। इसी को लेकर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कमाई क्या है। 2017-18 18 लाख, 2018-19 में भी 18 लाख की ही उनकी कमाई रही। लेकिन 2017-18 में अन्य आय जो उनको आए वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब। 2017-18, 2018-19 में तकरीबन 2.25 लाख के करीब ये अन्य जगहों से उनकी आय आई। संपत्ति 2017-18 में 96,000 की थी और यहां पर 2018-19 में 9 लाख तक कैसे पहुंच जाती है, यही वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। और यहां पर देखिए कुल शेयर में निवेश, संपत्ति उनकी कैसे 18-19 लाख के आसपास ही रहती है, लेकिन शेयर में निवेश अचानक से बढ़ जाता है और इसी वजह से 17-18 में 34 लाख, 18-19 में 42 लाख, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। और 8 घंटे से लगातार पूछताछ ईडी की रिया चक्रवर्ती से जारी है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजस्थान के रण की। बेहद दिलचस्प और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का पायलट फॉर्मूला हो सकता है काम कर जाए। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान की आपको देते हैं। राजस्थान में सियासी संकट दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 1 महीनों से ज्यादा दिनों से जो सियासी संकट कांग्रेस का राजस्थान को लेकर जारी है, ऐसा लग रहा है कि वो सियासी संकट दूर हो सकता है। राहुल प्रियंका ने सचिन पायलट से लंबी बातचीत की है। सचिन पायलट कर सकते हैं सुलह का ऐलान। 2 दिन के अंदर सुलह का ऐलान किया जा सकता है। कुछ शर्तें भी सचिन पायलट की ओर से रखी गई हैं। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उसको मान चुका है। वहीं एमएलए भंवरलाल गहलोत से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से, जो कि सचिन पायलट खेमे के बताए जाते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गहलोत के तेवर तो आपको याद होंगे, किस तरह से उन्होंने सचिन पायलट पर हमला बोला था, उन्हें नकारा, निकम्मा तक कह डाला था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की 1.5 घंटे लंबी मुलाकात के बाद राजस्थान के रण में गहलोत खेमे के भी सुर बदल गए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब आला कमान के फैसले को मानते हैं और आला कमान के आदेश से ही मैं आज पीसीसी के चीफ का काम कर रहा हूं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आला कमान अपने विवेक से, अपने हिसाब से काम करता है। राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद ऐसा फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि कांग्रेस का संकट भी टल जाए और सचिन पायलट का सम्मान भी बचा रहे। इसके लिए सचिन पायलट से राहुल गांधी के सामने कुछ विकल्प भी रखे गए हैं। भविष्य में पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हो, पायलट गुट से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं, पायलट समर्थकों को मंत्री पद, बोर्ड में जगह मिले, पायलट दिल्ली में कांग्रेस महासचिव का पद ले सकते हैं, राहुल गांधी के वादों को लागू करने की घोषणा हो। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि पायलट राजस्थान में ही रहें और पहले की तरह काम करें। पायलट अपने दोनों पदों यानी उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पर लौटे। सरकार के कामकाज के लिए कमेटी बनेगी। राहुल गांधी पायलट खेमे के विधायकों से बातचीत कर सकते हैं। उधर जैसलमेर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर लौट आए हैं, लेकिन जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट की किलेबंदी और सख्त कर दी गई है, जहां गहलोत कैंप के विधायकों की बाड़ेबंदी है। सूर्यगढ़ पैलेस में जहां पर विधायक रुके हुए हैं,
तीसरा पड़ाव है जहां पर देखिए किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं पुलिस के अधिकारी और हर गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है। उधर बीजेपी की उस याचिका पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें कहा गया है कि बीएसपी के कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाई जाए। इस मामले में बीएसपी ने राजस्थान हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी दी है। अब दोनों अर्जियों पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई होगी। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी ने भी इसके लिए कमर कस दी है। पार्टी सभी विधायकों को व्हिप जारी करेगी और व्हिप का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ वसुंधरा राजे वापस आने की कोशिश कर रही हैं बीजेपी में की मुख्य भूमिका में, दूसरी तरफ अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस की मुख्य भूमिका में आने से रोका जाए। जयपुर से शरद कुमार, आज तक। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जो गलतियां मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने की थी, राजस्थान में वो गलती दोहराना नहीं चाहती। इसी वजह से सीधे राहुल गांधी ने मुलाकात की है सचिन पायलट को और अपना फॉर्मूला रख दिया है उनके सामने। माना यह जा रहा है रात 8:30 बजे की मीटिंग के बाद सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ लौट सकते हैं राजस्थान। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ शरद हमारे संवाददाता सीधे जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, इस वक्त पायलट समर्थक गुट के एक विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक भी बुलाई है, क्या मतलब और मायने निकाले जाएं इसके? नहीं, पैकेज तो खत्म हो गया। शरद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है कि शरद तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पायलट खेमा यहां राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इर्द गिर्द, वहीं राजस्थान में अपनी सरकार बचाने की कोशिशों कवायद में जुटे हुए हैं अशोक गहलोत। इन सब के बीच राहुल गांधी का जो फॉर्मूला, उससे माना जा रहा है कि सुलह के आसार अब हो चुके हैं और सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ आज रात राजस्थान वापस लौट सकते हैं। और यहां पर हम आपको राहुल गांधी का पायलट फॉर्मूला दिखा रहे हैं। पायलट गुट, पायलट की गहलोत के बाद सीएम की शर्त रख दी है। जैसलमेर के रिजॉर्ट में विधायकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गहलोत गुट ने यह कहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश और उसमें बड़ी कामयाबी भी यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। और सचिन पायलट आज रात लौट सकते हैं राजस्थान वापस। इस तरह की खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे और जानकारी आएगी राजस्थान के रण को लेकर, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं, देश में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश और बाढ़ का कोहराम जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों पर टूटा, जहां भारी बारिश के बाद उफनाते नाले जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद पड़े हैं और घरों में लोग खौफ में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। पहाड़ों में कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की हैं। यहाँ कई साल बाद तमसा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। हालत ऐसी है कि मंदिर तक आने जाने वाले रास्तों पर तूफानी लहरों का राज है। भगवान के भक्त भी कुदरत की कहर के आगे बेबस हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद कालाडूंगी का मैथी साह नाला उफान पर आ गया है। पुल के ऊपर से बहने लगा है। 2 स्कूटी सवारों ने इसे पार करने का जोखिम उठाया और पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उन्हें लोगों ने बचा लिया। रुद्रप्रयाग के गांव सिरवाड़ी में देर रात बादल फटने से तबाही मच गई। घरों में सैलाब के साथ पहाड़ों से आया मलबा घुस गया। रास्ते तबाह हो गए। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उत्तराखंड के विकासनगर के कालसी चक्राता हाईवे पर भारी बारिश के साथ एक भारी भरकम चट्टान पिकअप वैन पर गिरी। गनीमत रही कि चट्टान को देखकर पिकअप में सवार लोग भाग खड़े हुए और जान बच गई। लेकिन इसके बाद हाईवे पर दोनों तरफ भारी जाम लग गया। दक्षिण भारत में भी मानसून की आफत बरस रही है। कोट्टायम के मनारकड़ू में एक कार सवार बाढ़ की लहरों में बह गया। उसे बचाने के लिए कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 4 फीट से ज्यादा पानी में डूबकर बचाव दल ने कार सवार को बचाने की जी तोड़ कोशिश की। रेस्क्यू बोट के जरिए बचाव कर्मी कार सवार तक पहुंचे। फिर रस्सी बांधकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार के लिए अगले 3 दिन भारी है। मौसम विभाग के मुताबिक
इस दौरान भारी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। इडुक्की से गोपी कृष्णन और रामनगर से राहुल सिंह के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। उधर केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड से मौत का मामला भी सामने आया है, जो अपने आप में बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि वहां पर मूसलाधार बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति, जिसने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दी है। लेकिन उसके पहले आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। साल 2015 में जिस दिन कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उसी दिन का एक ऑडियो कॉल आज तक को मिला है। ऑडियो कॉल में यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर अपने शार्प शूटर से फोन पर बात कर रहा है। आज तक के पास बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा एक ऑडियो हाथ लगा है। ये ऑडियो उसी दिन का है जिस दिन साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। इस ऑडियो में पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके शार्प शूटर अभय सिंह के बीच बात हो रही है। तब मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बंद था और अभय सिंह फैजाबाद जेल में। बोले ठाकुर वो भैया एक तो जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बात की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था। हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। ये सुनने में आया है। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ एक तरफा। जय श्री राम। इस गोलीकांड में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए थे। इस ऑडियो कॉल को यूपी एसटीएफ ने सीबीआई को भी सौंपा था, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी आरोपी छूट गए थे। बाद में मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई, जबकि लखनऊ में एसटीएफ ने राकेश उर्फ हनुमान पांडे को एनकाउंटर में मार गिराया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।